नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट बिकाऊ प्रसाद प्राइवेट आई में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आग के प्रकार और आग लग जाने पर उसको किस तरह से और किस किस उपकरण से आग को बुझाए जाते हैं। इस टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो आग है, आग लगने के कारण क्या होता है, पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहला कारण है दोस्तों आग लगने का कि विद्युत तारों का ढीला होना। जी हाँ दोस्तों, विद्युत तारों का ढीला होना ये भी आग लगने का कारण है। नेक्स्ट है विद्युत तारों पर अधिक लोड का होना भी आग लगने का कारण है। नेक्स्ट है विद्युत के शॉर्ट सर्किट से भी आग लग जाती है। कारखानों में धूम्रपान करने से भी आग लग जाती है। और दोस्तों तेज़ चलने वाली मशीन में तेल का न होना भी आग लगने का कारण है। यदि तेल नहीं रहेगा तो मशीन हीट हो जाएगा जिससे आग लग सकती है। नेक्स्ट है ज्वलनशील पदार्थों का ध्यान न रखने से भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका आग के प्रकार में आपका पहला आता है श्रेणी ए प्रकार की आग। इस श्रेणी के अंतर्गत लकड़ी, कागज, कपड़े, ठोस धातु में जो आग लगती है उसे श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया। जैसे यहाँ पर दोस्तों दिया गया है लकड़ी, क्लॉथ, पेपर। ठीक है, ये सब श्रेणी ए के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की यानी श्रेणी ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम आग की तली में पानी डालकर बुझाते हैं। तत्पश्चात आग के ऊपर पानी के फुहारे डाले जाते हैं। यानी कि इसे बुझाने के लिए आग की तली में पानी डाला जाता है, पानी के फुहारे से बुझा सकते हैं श्रेणी ए प्रकार की। और श्रेणी बी प्रकार की जो आग होती है यह ज्वलनशील द्रव और गलनशील ठोस में लगी आग को श्रेणी बी प्रकार की आग में रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, फोम, सूखा पाउडर का प्रयोग किया जाता है, पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों श्रेणी बी हो गया। अब आता है दोस्तों श्रेणी सी। श्रेणी सी के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों जो गैस और द्रवित गैस में लगी आग श्रेणी सी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और इस तरह के लगे हुए आग को, द्रवित गैस की आग को अधिक सावधानी से बुझाना चाहिए। इस प्रकार की जो आग लगती हैं इसमें विस्फोटक व अचानक आग फैलने का डर हमेशा बना रहता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों श्रेणी डी, चौथा है श्रेणी डी प्रकार की जो आग है वह चौथे के अंतर्गत आता है। इसमें धातु अथवा विद्युत से लगी आग को श्रेणी डी प्रकार की आग में रखा जाता है। यानी कि धातु में जब आग लगती है तो उसे श्रेणी डी के प्रकार की आग के हिसाब से रखा जाता है। इसको बुझाने के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर और CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही इस आग को बुझाई जानी चाहिए। ठीक है, चलिए ये आग के प्रकार समाप्त होते हैं। अब आते हैं कि आग बुझाने के साधन क्या क्या हैं दोस्तों। ठीक है, आग बुझाने के जो साधन है आपके, पहला है पानी से भरी बाल्टी, दूसरा रेत से भरी बाल्टी और कैनवास शीट और अग्निशामक यंत्र। ये सारे जो है आपके साधन आपके कंपनी, कारखाने, ऑफिस में रहना चाहिए ताकि आग लगने पर तुरंत आप इसका प्रयोग करके आग को बुझा सकें। चलिए इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। जल से भरे एक्सटिंग्विशर, कोयले अथवा लकड़ी से लगी आग को पानी से बुझाया जाता है। ठीक है, जल से भरे एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है कोयले और लकड़ी से लगी आग को बुझाने के लिए, जिसके लिए दो प्रकार के जल से भरे एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। पहला है स्टोर प्रेशर टाइप, दूसरा है गैस कॉन्टीनस टाइप। ठीक है, नीचे आपका देख रहे हैं दिया गया है आपका चित्र। ठीक है, यह कोयले अथवा लकड़ी से लगी आग बुझाने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जो वर्कशॉप में उचित स्थान पर लटकाया जाता है। छोटे बड़े आकार में भी उपलब्ध ये होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हेलोन या CTC फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इस यंत्र का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हेलोन या सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। पीतल से बने सिलेंडर को कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमोक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन BCF के तरल पदार्थों से भर दिया जाता है। एक एवं सिलेंडर के ऊपर फोर्स पंप लगा होता है, जिसे विशेष प्रकार के हैंडल से दबाने पर तरल पदार्थ भाप के रूप में बाहर निकल जाता है, जो कि आग को बुझाने में कार्य करता है। क्लियर? ये फिगर आप देख सकते हैं, हेलोन और क्या है दोस्तों? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में सूखा पाउडर भरा जाता है। यह गैस कार्टिडस या स्टोर्ड दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनकी संरचना एवं कार्यविधि पानी से भरे एक्सटिंग्विशर के समान होती है। इसकी प्रमुख पहचान करने का लक्षण इनके फोर्क के आकार और नोजल है। इसे B क्लास की आग बुझाने का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये फिगर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ये फोम संग्रहित दाब या गैस कार्टिडस प्रकार के होते हैं। यह ज्वलनशील रहित द्रव आग एवं रनिंग तेल आग के लिए उपयुक्त होता है। ये विद्युत उपकरण में लगी आग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें दो प्रकार के कंटेनर होते हैं, एक बाह्य दूसरा आंतरिक। बाह्य कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल और आंतरिक कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट का घोल होता है। पहचान के लिए इसकी बॉडी पर भूरे रंग के हाथ का चिन्ह बना होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। लकड़ी, कोयले इत्यादि में लगी आग या कपड़ों से लगी आग बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान के लिए इसकी बॉडी पर पीले रंग के हाथ का निशान होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है छठा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये विशिष्ट आकार के कारण आसानी से पहचानते जाते हैं। इसकी टंकी पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा होता है। जमाव के जो कारण है, यह प्रदूषण को रोकने के लिए यह ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। साधारणतः यह खुली हवा में प्रभावी नहीं होता है। प्लंजर, लीवर एवं ट्रिगर आदि रूप में उपलब्ध होते हैं। एक क्लास B प्रकार की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो है कि मेन पॉइंट मैं आपको कुछ बता देता हूँ विद्युत झटके लगने के कारण, जो आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाते हैं। मेन पॉइंट जैसे मैं नोट से इकट्ठा किया हूँ। देखिए, पहला है दोस्तों कि पहला है आपके सामने कि इसमें विद्युत झटका लगने का जो कारण है, ठीक है। पहला पॉइंट है, जब समांतर 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाहित स्थापित हो जाता है, तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। यानी कि 90 वोल्ट से अधिक जब लगेगा तो हमें क्या होगा? झटके का अनुभव होता है। जो विद्युत धारा 1000 100 मिली एम्पियर होता है, या 90 वोल्ट से अधिक या 100 मिली एम्पियर से अधिक, ठीक है। उपरोक्त कारण से जलायनों और थलयानों और वायुयानों आदि में सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट रखा जाता है, ठीक है। इसी कारण जो आपका जो पनडुब्बी होती हैं, जो नौसेना के जहाज होती हैं, उनका जो वोल्टेज होता है ना सप्लाई का, 110 वोल्टेज रखा जाता है, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को लगा झटका इस बात पर निर्भर करता है कि विद्युत धारा कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित है। यदि 10 मिली एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकंड तक प्रवाहित हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कितनी मिली एम्पियर की धारा मनुष्य के शरीर में कितने सेकंड तक प्रवाहित हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए। 3 से 4 सेकंड के अंदर में मृत्यु हो जाएगा यदि प्रवाह कर दिया जाए तो। नेक्स्ट है, विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए कार्यशालाओं में लगे सुरक्षा संकेतों का अनुपालन करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में अग्निशामक यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, जो कि आपके मैं पहले ही बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ। आग की किस्में फिर से रिवीजन कर लीजिए। आग A की श्रेणी में लकड़ी, कागज, कपड़ा, सूट आदि में लगे श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। V के अंतर्गत जो होते हैं ज्वलनशील द्रव ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगी श्रेणी B के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। C के अंतर्गत क्या आते हैं? सिलेंडर आदि में भरी LPG गैस से संबंधित जो आग लगता है C के अंतर्गत। और D के अंतर्गत जो होता है बिजली के तारों, उपकरण और धात्विक पदार्थों में लगे आग जो है आते हैं D के। इसके लिए कार्बन
डाइऑक्साइड और CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे दिए गए हैं। इन सारे पॉइंट के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सारे पॉइंट बता चुका हूँ। चलिए आगे कुछ ले लेते हैं, मानकीकरण। ठीक है, यह जो होता है क्या है, इसके बारे में कुछ छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि किसी तंत्र, प्रक्रम, सेवा, उत्पाद के बारे में निर्धारित आवश्यक मापदंड को मानक यानी स्टैंडर्ड कहा जाता है। मानक प्रायः एक दस्तावेज के रूप में होते हैं। किसी भी देश में निर्मित सामग्री, औजार, उपकरण एक निश्चित मानक के होने चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई संगठन बनाए जाते हैं। उत्पाद की गणना और उत्पाद की डिजाइन एवं विकसित करने के समय लागत कम करना, आवश्यक रूप से इच्छित आकार, प्रकार एक माप, उत्पादन करने पर रोग, सुरक्षा, चुनने, खरीदने एवं उपयोग करने में सुविधा आदि मानकीकरण के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, और इसके कुछ मानक होते हैं, जैसे फुल फॉर्म होते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, IS भारत। ठीक है, ISO अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, JIS जापान का व्यावसायिक मानक, BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्था ब्रिटेन, DIM ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मेंस जर्मनी। फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गोस्ट का फुल फॉर्म है रूस का स्टैंडर्ड संगठन, ASA का अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन अमेरिका, ASTM का है USA स्टैंडर्ड। ये सारे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं इस पॉइंट को आपके लिए उठाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो समाप्त होता है, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।